नमस्कार दर्शकों, दत्तांश के चुनावी विश्लेषण के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 5 अक्टूबर को जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट पड़ने वाले हैं उसमें 90 विधानसभा सीटें हैं और 1000 से ज़्यादा प्रत्याशी वहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उस पूरे चुनाव को लेके हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, आज 1 अक्टूबर है और 5 को वोट पड़ेंगे। तो क्या पूरा सिनेरियो उभर रहा है, 36 बिरादरी की चर्चा आती है, वो क्या है, 2014 में किसको बढ़त मिली, 2019 में किसको बढ़त मिली, जाट वोट किधर गए, दलित वोट किधर गए, इंडिपेंडेंट की किस्मत क्या रही है अब तक, इन सब पे बातचीत करेंगे हम लोग अनुज जी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत अनुज जी। धन्यवाद डॉक्टर संजीव। और आज 1 अक्टूबर है, 2 दिन के बाद आचार संहिता शुरू हो जाएगी। 3 अक्टूबर के बाद चुनाव का प्रचार थम जाएगा और 5 अक्टूबर को सारे मतदाता जितने भी लोग खड़े हैं उनकी किस्मत को बैलेट बॉक्स में बंद कर देंगे। तो अगर हम 14 से 19, 24 के चुनावों को देखें तो ये देखते हैं कि 2014 में बीजेपी जो पहली बार एक बहुत बढ़त बना के जिसने नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की थी, मोदी जी आए थे और काफ़ी देश में उनके बीजेपी को लेकर उत्साह था, लेकिन वो हरियाणा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और 47 सीटें आई थी, 47 सीट्स आई थी और बीजेपी जिसको करीब 40% लोकसभा में मिला, 33% वोट जो है उनको असेंबली में मिले थे। 2019 में वोट तो बढ़ गए लेकिन सीटें घट गई। हाँ, वोट शेयर बढ़ गया था, शेयर बढ़ गया, सीटें घट गई। हाँ। और 40 पे बीजेपी की संख्या रुक गई। लेकिन वो सरप्राइजिंग था क्योंकि उसमें कांग्रेस के भी वोट शेयर 20% से 28% हुआ था 19 में। हालांकि उनको उनकी सीटें हो गई 31 और एक त्रिशंकु विधानसभा बनी जिसमें जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी किंग मेकर बन के निकले और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, डेप्यूटी सीएम बने, नई पार्टी बनाई थी। आईएनएलडी इसमें पूरी तरह से डिसिमेट हो गई। 1%, 2% वोट्स पे रुक गए। और फिर 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसको अगर हम लोग असेंबली में ट्रांसलेट करेंगे तो ये देखते हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिली 46 सीटों में और करीब उनको 46% मत भी मिले। लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि लोकसभा का चुनाव बाईपोलर होता है, जहाँ पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कंटेस्ट थी, इसलिए उसको हमको इंटरप्रेट करना होगा। तो डेटा ये कोई एक ये दिखा तो रहा है कि कांग्रेस के प्रति रुझान है, उनकी तरफ जो है वोट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैसे असेंबली में ट्रांसलेट होंगे वो अभी हमको देखना होगा। नहीं, लेकिन जैसे अभी जो सोशल पोलराइजेशन हो रहा है ना, हरियाणा के संदर्भ में हर एक नेता अभी आजकल 36 बिरादरी की बात करने लगे हैं। बट बेसिकली अगर आप पॉलिटिकली जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं हरियाणा के चुनाव में, तो उसमें जाट हैं, उसमें दलित हैं और ओबीसीज का जो ब्लॉक खासतौर से बीजेपी ने तैयार किया और कुछ पॉकेट्स में सबका प्रभाव है, अलग अलग पॉकेट्स हैं। जैसे नूह का इलाका है, मेवात का इलाका है, तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस है। ऐसे ही जाटलैंड का पूरा एक इलाका है जो 25-26 सीटें हैं। ऐसे ही अहिरवाल जहां राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है वहां 11 सीटें हैं। तो ये सोशल जो इक्वेशन और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो इससे क्या पॉलिटिकल पार्टीज कोई अपने लिए निष्कर्ष ड्रॉ कर पा रही हैं कि हाँ उनको इस ब्लॉक का वोट मिलेगा या इस पॉकेट में दे आर स्ट्रांग, ऐसा कोई ट्रेंड है? ये स्ट्रेंथ की तो बात करें अगर 2024 के, 19 के और 14 के और पुराने आंकड़ों को भी जब दत्तांश की टीम ने एनालाइज किया तो ये पाया कि बीजेपी ने 2014 में जो एक सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, जहाँ पे उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया और ओबीसी से एक नॉन जाट चीफ मिनिस्टर भी मनोहर लाल खट्टर के रूप में वो लेके आए। तो कहीं कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से कि ओबीसी, अपर कास्ट जिसमें आप देखेंगे कि करीब 6 से 7% ब्राह्मण हैं, राजपूत भी काफ़ी संख्या में है, इनको मिला के और दलित के वोट्स को मिला के
क्योंकि दलित वोट जो है वो करीब 23 से 24% है। डिस्पाइट उनके 24% होने के कोई बड़ा नेता नहीं है, ये एक सरप्राइजिंग थिंग है हरियाणा में। तो बीजेपी ने एक कोएलिशन तैयार किया और उस कोएलिशन ने उसको भरपूर लाभ भी दिया। और वहीं पे कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पे शायद, क्योंकि जो जाट लैंड जैसे आपने बोला, उसमें अगर हम देखें तो ये बैटल जो है वो हुड्डाज और चौटालाज के बीच की है। तो जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, वो एरिया जिस पे चौटालाज डोमिनेट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हुड्डास का डोमिनेशन झज्जर में है, रोहतक में है, वो वहाँ पे डोमिनेशन है। तो जो जाट वोट भी स्प्लिट हुआ, जेजेपी को 14% वोट मिले, आईएनएलडी को 2014 में करीब 20-28% मत मिले थे। तो कांग्रेस वीक दिख रही थी और बीजेपी रिसर्जेंस पे थी। लेकिन 2019 के चुनाव का अगर नतीजों की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि त्रिशंकु विधानसभा आ गई। तो हर विधानसभा में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई नया कैरेक्टर आता रहा। लेकिन जैसे आपने बताया, बीजेपी की तरफ ओबीसी और अपर कास्ट और कांग्रेस की तरफ जाट्स एंड मुस्लिम्स, इसमें 24 के चुनाव में जुड़ गया कांग्रेस के साथ दलित। 14 और 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपर कास्ट और ओबीसी कोएलिशन में जुड़ गया दलित। तो दलित वोट जिसकी तरफ जुड़ रहा है वो विक्ट्री की तरफ बढ़ता है। और फिर आपने जैसे बताया कि अगर हम ये देखें कि सीट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो ज्योग्राफिकली जैसे आपने बोला जो पॉकेट्स हैं, तो उसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा निकल के आता है। एक अहिरवाल बेल्ट है हरियाणा की। 1966 के बाद का अगर चुनाव की हिस्ट्री को हम देखेंगे तो इट हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ 5 क्लैंस बेसिकली। हाँ, पंजाब जो यूनाइटेड पंजाब था उसमें 154 विधानसभा सीटें थी और 54 सीटों को अलग करके ये हरियाणा। तो हरियाणा हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ 5 क्लैंस, है ना, जिन्होंने हरियाणा पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया और कभी ना कभी कोई चीफ मिनिस्टर बना और उन्होंने ही सारी हरियाणा की पॉलिटिक्स राजनीति डिसाइड की। जैसे चौधरी देवीलाल, बंसीलाल जी, भजन लाल जी, हुड्डास जो हैं अपने और फिर देवीलाल जी के परिवार में राव इंद्रजीत सिंह जो हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इनका अलग अलग पॉकेट्स एरियाज में डोमिनेशन बना। जैसे एक अहिरवाल बेल्ट है, वहां पे राव इंद्रजीत सिंह का पूरा एक है और वो लगातार बीजेपी के साथ है और बीजेपी को वो काफी फायदा भी दे रही है। 11 सीट चीफ मिनिस्टर भी रहे, 11 सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें 9 सीटें बीजेपी को मिलती है असेंबली में। फिर जीटी करनाल रोड का जो इलाका है, जो ओबीसी और इनका जो डोमिनेशन वाली क्षेत्र है, अपर कास्ट वाली जो है, उसमें अगेन बीजेपी को फायदा मिला। 26 में से 18 सीट 19 सीट उनको मिल रही है। वहीं पे जो जाट्स का जो इलाका है, जैसे रोहतक है, झज्जर है, तो उसमें हुड्डास का डोमिनेशन है, वहाँ पे कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। सिरसा की तरफ आ जाइए, सिरसा फतेहाबाद, इसमें जो आईएनएलडी और जेजेपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं पे 3 जो अगर इन टर्म्स ऑफ सोशोलॉजिकल कैटेगरीज के रूप में हम बात करें तो एक तो क्लैंस जो हो गई वो डोमिनेट कर रही, दूसरा सोशल ग्रुप्स और तीसरा सोशल ग्रुप्स जो है वो पर्टिकुलर ज्योग्राफी में चूंकि लोकेटेड है तो उस ज्योग्राफी में जिसकी भी सपोर्ट बेस है वो डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हरियाणा के आंकड़ों को ये देखें तो वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और अब की भी बागी उम्मीदवार भी बहुत सारे तो बैठ गए, लेकिन अभी भी कुछ मैदान में ताल ठोके हुए हैं और उसमें से कुछ जीतने की स्थिति में भी हैं। क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखें तो 5 से 10 11 सीटें इंडिपेंडेंट को मिलती रही हैं और जब देवीलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे तो उस बार 16 इंडिपेंडेंट विधानसभा सदस्य चुने गए थे और पिछले 2019 में कितने इंडिपेंडेंट थे? 7 के करीब थे 2019 में। हाँ, जो इंडिपेंडेंट थे वो 7 थे हैं और 14 में 5 थे, 9 में 7 हैं, 5 में 10 हैं और 2000 में 11। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, इंडिपेंडेंट हरियाणा में हमेशा से रहे हैं। मुझे याद है जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 1977 में
इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी के खिलाफ जब जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तो हरियाणा में चुनाव हुए तो रिकॉर्ड वो कायम हुआ था। 77 सीटें आई थी जनता पार्टी को। आज तक कभी ने किसी ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया, एक दल को नहीं मिला। लेकिन उस 77 सीट की आंधी में 5 इंडिपेंडेंट भी जीते थे। इवन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वाज मोर देन द कांग्रेस वाज ओनली 3। सो द नंबर यू कैन इमेजिन कि 77 सीट्स की जो आंधी है उसमें से भी 5 इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं। और इंडिपेंडेंट जो है लगातार एक उन्होंने 10% करीब सीटों पे और करीब 15% मतों पे उन्होंने वो किया। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो कि सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, इसलिए शायद हरियाणा में आया राम गया राम का जो प्रोसेस नहीं, वो एक्चुअली चौधरी वीरेंद्र सिंह के टाइम में एक एमएलए थे जो इंडिपेंडेंट जीते थे, उनका नाम था गया लाल। तो उन्होंने एक ही दिन में 2 पार्टी बदली थी और 15 दिन में फिर वो तीसरी पार्टी के साथ हो गए थे। तो इसलिए वो मुहावरा निकला कि आया राम और गया राम, और वहाँ से वो मुहावरा चला। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है हरियाणा के केस में कि जब जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में तो बाद में भजन लाल मुख्यमंत्री बने। ठीक है, वो पहले देवीलाल के साथ मिनिस्टर थे, देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे और ये मंत्री थे। तो ये कुछ एमएलए को साथ लेके गायब हो गए और वो भोपाल, कानपुर, शिवपुरी, ग्वालियर ऐसे घूमते हुए, मतलब कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखिए हिंदुस्तान के लिए नई नहीं है, 1970-80 में भी चल रही है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। तो वो बाद में मुख्यमंत्री बने। और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जैसे ही जनता पार्टी की सरकार केंद्र से विदा हुई और इंदिरा गांधी ने वापसी की, भजनलाल और 37 एमएलए ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और उनकी सरकार हरियाणा में चलती रही। तो हरियाणा बहुत देखिए इंटरेस्टिंग है और हरियाणा में कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो हरियाणा के चुनाव को बड़ा इम्पोर्टेंट बनाते हैं, हरियाणा के चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हरियाणा के चुनाव को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। वो अगर हम जब सीटों को एनालाइज करेंगे तो ये ब्रॉड जो फ्रेमवर्क है, अगर इसी के अंदर रख के हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे पहला फीचर जो है कि 50% से भी करीब सीटें जो हैं वो 2 लाख से कम है, मतलब कि सीटें छोटी हैं। हाँ, बहुत कम से हार जीत होगी। इसमें जो है अगर देखा जाए तो 2009 से 50 सीटें थी जहां पे मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट था। इसके अलावा क्या है, जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो गया और जैसे मैंने बताया कि ये 5 क्लैंस की स्टोरी है हरियाणा में जो अलग अलग एरियाज में डोमिनेट करते हैं, तो सोशल ग्रुप्स आर वेरी एंड किनशिप रिलेशंस आर वेरी स्ट्रांग इन हरियाणा। तो किसी के कोई कैंडिडेट किसी जाति से खड़ा हो गया, उसके 12 गांव हैं, तो उसने क्या किया कि 5000 वोट ले गया वो। तो अगर 5-6 कैंडिडेट्स आ गए तो इस तरह से क्या देखेंगे कि वोट्स डिस्ट्रीब्यूट बहुत होता है हरियाणा में, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की वजह से वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा। अगर डेटा को हम देखा जाए तो 50 सीटें ऐसी थी जहां पे 3 से 4 कैंडिडेट होते थे जिन्होंने जमानत जब्त नहीं हुई जिनकी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 4 कैंडिडेट थे जो करीब करीब 8 से 10,000, 6,000 इस तरह से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए मैं आपको बताऊं कि कैथल में 2019 में रणदीप सुरजेवाला जी जो है सिर्फ मात्र 1200 वोटों से हार गए। और वहां पे आपके उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, आपकी बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे अगर इंडिपेंडेंट्स का वोट काउंट किया जाए और जो वोट अगर काउंट किया जाए तो वो ज्यादा था, जिसकी वजह से सुरजेवाला जी हार गए। अच्छा, जैसे आपने सुरजेवाला जी की बात की तो विनेश फोगट भी चुनाव लड़ रही हैं, है ना, कुश्ती की दुनिया से बाहर आके अब वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो क्या सिनेरियो रहेगा उनकी सीट पे? देखिए, उसके पहले विनेश फोगाट जो है जब चुनाव शुरू हुआ काफ़ी भाई शोर शराबा था, हम लोगों की सबकी पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ थी। हम लोग सोच रहे थे कि गोल्ड मेडल लेके आएंगे। मैं तो बैठा हुआ था कि साहब
गोल्ड मेडल का आज बाउट देखना है, लेकिन अचानक से सुबह उठा तो पता चला कि साहब 100 ग्राम की वजन की वजह से। तो कभी कभी ये भी मैं सोचने लगा कि यार ये 100 ग्राम और वजन की वजह से भी पहलवान बेचारा डिबार हो गया। वो लोग चुनाव जब लड़ने के लिए आई तो उनके ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर था। लेकिन इंटरेस्टिंग है वो जुलाना की जो सीट है, इंटरेस्टिंग है। एंड यू विल सी इन दैट सीट द सोशल इंजीनियरिंग विच इज गोइंग ऑन इन हरियाणा। सो देर आर नाउ, इट इज़ अ जाट डोमिनेटेड सीट, जाटों का डोमिनेशन है। वहाँ से 4 जाट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक सुरेंद्र लातर जी हैं जिनके के करीब 12 गांव हैं, 12 या 10 ऐसे गांव हैं। फिर एक कविता दयाल हैं, दलाल हैं, जो कि WWF की थी, उनके भी 8-10 गांव हैं। तो ये 4 जाट्स मिलके वोट्स को स्प्लिट करेंगे क्या? एंड विनेश फोगाट, माइंड यू, इज अ बिग नेम, एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। तो बीजेपी ने क्या किया, बड़ी चालाकी से ओबीसी कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहाँ पे, कैप्टन बैरागी को। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे वोट्स कैसे स्प्लिट होता है, क्योंकि जो वोट्स स्प्लिट होता है, एक और इंटरेस्टिंग वोट्स स्प्लिट का जो है वो गेम चल रहा है, वो है आपका सिरसा सीट। कैंडिडेट किरदार सेम है, 2019 गोपाल कांडा वर्सेस गोकुल सेतिया। 600 वोटों से गोपाल कांडा चुनाव जीत जाते हैं। इस बार 2024 में अगेन वो बैटल रिपीट हो रही है और अगेन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है वहाँ पे। तो बार बार मैं बोलूँगा कि हरियाणा का चुनाव जो है वो कम मतदाता, जातियों के बेसिस पे वोटों का विभाजन, इस और मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट इस चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव बना देता है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट हमने जो बात की कि जो कि सेंटर में जो गवर्नमेंट रहती है, प्रायः हरियाणा में की सरकार, इट इज अ ट्रेंड कि द गवर्नमेंट एट द सेंटर, उसी की स्टेट में गवर्नमेंट बनती है। नहीं, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, जब केंद्र में सरकार बदली तो हरियाणा 1980 में इंदिरा गांधी के रिटर्न विधायकों ने अपनी पार्टी बदली। हाँ, 1980 में तो इंदिरा गांधी की रिटर्न भी हुई थी। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। मात्र एक बार ऐसा हुआ था कि शायद 1998, अदरवाइज 1966 से जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में है उसी की गवर्नमेंट स्टेट में है। और अगर हम मतों को देखेंगे, जो रिकॉर्ड मतों सीट्स से जो जीत हुई है, तो देखिए 1977 में जो सेंटर के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी थी वो स्टेट में रिफ्लेक्ट हुई। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी। इट वाज नॉट एट द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं थी, वो रिफ्लेक्ट हुई चुनाव में और जनता पार्टी को 77 सीटें मिली। अगेन 1989 when देवीलाल जी जब चुनाव उसमें लड़ रहे थे, आई थिंक 1987 में देवीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने नए दल का गठन किया, लोकदल, जिसको लोकदल एक्चुअली था वो लोकदल, हेमवती नंदन बहुगुणा और अजीत सिंह सब लोग साथ में थे। बाद में उसमें स्प्लिट हो गया तो लोकदल ए और लोकदल बी बना था। तो देवीलाल जी ने बहुगुणा जी वाले लोकदल के, वो देखिए इंटरेस्टिंग, 1987 का चुनाव जो है, देवीलाल जी यहाँ पे आए, राजीव गांधी के खिलाफ जो है एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट देश में बिल्ट हो रहा था। वीपी सिंह वाज लीडिंग द चार्ज अगेंस्ट राजीव गांधी एंड देयर वाज अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो इन 1989, अगर आपको याद होगा। देवीलाल जी ने न्याय युद्ध करके एक कैंपेन चलाया और करीब 60 सीटें जीती। देवीलाल जी ने ग्रीन ब्रिगेड एक बनाया था जो वीपी सिंह जी के साथ चलती थी, तो 60 सीटें जीती मत से। तो अगेन द एंटी इनकम्बेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एट द स्टेट हरियाणा। अगेन लेट्स गो बैक टू 2005. Atal Bihari Vajpayee has lost the election. Yes. India Shining campaign has not shined. And UPA returned to power. Or there was a strong anti-incumbency against the center and also at the state level, which resulted in 67 seats for Congress. 2005 में कांग्रेस को 67 सीटें मिली। तो अगर इसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू रखें तो देखेंगे कि 2024 में एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, एक कहीं ना कहीं पे हल्का सा एंटी बीजेपी सेंटीमेंट भी है और स्टेट की बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी क्या बन रहा है? क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने बात की कि बीएसपी आईएनएलडी भी कुछ सीटें जीत सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हरियाणा की तस्वीर
आज 1 अक्टूबर को हम लोग देखें तो अनुमान क्या है आपका? सीधे सीधे मतलब अनुमान क्या है कि रेंज की? देखिए, रुझानों के रूप में अगर बात किया जाए तो कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिसका कि चुनाव जब शुरू हुआ था उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल भी एकदम शायद बाहर हो जाएगी, काफी उनका चुनाव वापस रिदम में आ रहा है। दूसरा, अगर सोशल ग्रुप्स के रूप में हम बात करें तो जाट और मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से अलाइन हो रहे हैं कांग्रेस के साथ। लेकिन क्या आईएनएलडी जो एकदम से डेसिमेट हो गई थी 2019 में, 2024 में वो बीएसपी के साथ मिलके वो जाट मतों को विभाजित कर पाएगी या करेगी, ये देखने वाली। तो नहीं, मुझे लगता है ना कि जेजेपी को जैसे जेजेपी अब की काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, तो जेजेपी का कुछ बेनिफिट, उसके कमज़ोर होने का जो बेनिफिट है वो आईएनएलडी और बीएसपी को मिल सकता है, और जॉइंटली बीएसपी एंड आईएनएलडी में गेन मोर देन 6-7% ऑफ वोट। तो उसमें क्या दिख रहा है कि जेजेपी, तो ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला शायद रनर अप भी ना आ पाए, वो 3rd-4th नंबर पे रहेंगे अपनी सीट पे, और उनका चुनाव बिल्कुल किसी तरह से पिक नहीं कर रहा है। आंकड़ों के संदर्भ में अगर ये देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 40 से 50 सीटों के बीच में उसका आंकड़ा रहने वाला, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट हो सकता है अकेले दम पे मेजॉरिटी भी ले। और उसके लिए पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव उसके लिए स्विंग ऑफ जाट एंड दलित वोट्स, स्टैंड ऑफ बीजेपी अगेंस्ट अग्निवीर फार्मर्स, जो जवान किसान पहलवान का नारा कांग्रेस ने बुलंद किया हुआ है, तो वो जो है उसके लिए एक पॉजिटिव है। और एक मोमेंटम बना हुआ है, जैसे हम कहें कि अगर किसी सीट में बहुत टफ कंपटीशन है कि भाई बड़ा टफ चल रहा है, यहाँ पे मामला नेक टू नेक चल रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जिसका मोमेंटम होता है उसी की उसको फ्लोटिंग एंड में जो है फ्लोटिंग वोट्स उसको मिल जाते हैं, जीत जाता है। लेकिन वहीं पे कांग्रेस के लिए नेगेटिव्स भी हैं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने खुद अपने सेल्फ गोल भी किए हैं। तो इंटरनल फैक्शनलिज्म, रेबल कैंडिडेट्स जो है वो कांग्रेस के ज़्यादा हैं और कांग्रेस को डेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी बीजेपी के क्या है? बीजेपी जो है सीटों का अनुमान? बीजेपी जो है 20 से 30 सीट पे रहेगी, उसका मोदी फैक्टर है। ये अभी की स्थिति है, 2-3 दिन में हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो और अपर कास्ट और ओबीसी अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग प्रयोग अगेन बीजेपी को, मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं वो, उन्होंने विद इन शेड्यूल कास्ट भी जो है जाटव वर्सेस नॉन जाटव भी कर दिया। जाटव्स आर द डोमिनेंट कास्ट अमंग द शेड्यूल कास्ट, और करीब 50 से 60% जो है, अगर 100 शेड्यूल कास्ट है तो 60 जाटव्स हैं, 40 नॉन जाटव। तो बीजेपी ने एक रिजर्वेशन का डिप्रेस क्लास रिजर्वेशन कैटेगरी क्रिएट करके, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको रिफ्लेक्ट करता है, ऑलमोस्ट 50-50 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है टिकट्स, तो वो भी किया है, उसको भी देखना वो कैसे होता है। इसके अलावा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। आईएनएलडी और बीएसपी अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में उभरने वाली है, और 3 से 6 सीटें इनको मिल सकती। जेजेपी मतलब आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 0, और आम आदमी पार्टी माइट विन 1 सीट, बट इन 2-3 सीट्स दे आर गोइंग टू डेंट कांग्रेस, सो इट माइट रिजल्ट इन टू डिफीट ऑफ कांग्रेस। एक सीट पे सीपीएम लड़ रही है, कांग्रेस ने उसके साथ टफ कॉन्टेस्ट है वहां पे, ऐसा नहीं है कि सीपीएम इज गिविंग अ टफ कॉन्टेस्ट। कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी है सीपीएम के लिए। हाँ। और इंडिपेंडेंट जो है वो 8 से 12 के करीब रहेंगे। 8 से 12 सीट्स 90 में से इंडिपेंडेंट्स को रहेंगे, आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। इसमें बहुत से कांग्रेस के भी होंगे, बहुत से जगह पे जैसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली सावित्री जिंदल इज बीजेपी बी कैंडिडेट बट शी इज विनिंग, है ना। इस तरीके से जो बीजेपी के भी, जैसे देवेंद्र कादियान जी जीत रहे हैं, पुंडरी से भी जैसे कह रहे हैं कि जीतेंगे, तो 8 से 12 इंडिपेंडेंट होंगे, 3 से 6 आईएनएलडी को मिलेगी, 40 से 50 कांग्रेस का आंकड़ा रहेगा, और बीजेपी जो है 20 से 30 पे रहेगी। आज का ये आंकड़ा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हरियाणा में लास्ट मिनट तक गणित चलता रहता है। तो आप ये सुनेंगे कि आज अगर किसी का 40 है तो पता लगा कल जो है उसका 34 हो गया,
किसी का 46 हो गया। और राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी की भी चल रही है, अभी राजनाथ सिंह ने भी कई रैलियां की हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन देयर इज़ अ मोमेंटम टुवर्ड्स कांग्रेस फॉर श्योर, बट वेदर कांग्रेस वुड बी एबल टू translate that momentum into a decisive victory, only 8th October will tell. तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि वाकई में सिनेरियो क्या बना और कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो दत्तांश के वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले विश्लेषण में फिर हम लोग हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।